नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी। अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से यह मेरा तीसरा एजुकेशनल वीडियो रहेगा दोस्तों। मैंने पहली वीडियो वायुमंडल पे एटमॉस्फेयर पे बनाया था, फिर उसके बाद में उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन बना करके मल्टीपल चॉइस आपका टेस्ट लिया था दोस्तों। उसके बाद में आज ये तीसरा वीडियो है। मैं वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करने वाला हूँ, छोटा छोटा ही वीडियो बनाऊंगा जिसे देखकर आप बोर भी ना हो और कुछ सीख भी ले। तो आज हम लोगों का दोस्तों टॉपिक है स्थल मंडल लिथोस्फीयर। दोस्तों पृथ्वी के बारे में जब पढ़ेंगे तो जलमंडल भी पढ़ना है, स्थल मंडल पढ़ ही रहे हैं, वायुमंडल पढ़ चुके हैं। ये तीनों मिला करके ही जैवमंडल का निर्माण करते हैं। जैवमंडल अर्थात जहां पर जीवन संभव हो। इन तीनों में से दोस्तों अगर कोई एक की भी कमी है तो जीवन संभव नहीं है। तो चलिए बात करते हैं आज हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखते हैं कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। मैंने एकदम ऑथेंटिक लिखा है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह कक्षा 7 की SCERT का बुक है। अगर आप उसमें देखेंगे तो निश्चित रूप से डेटा यही मिलेगा आपको। तो हम बात करते हैं, ये देखिए मैं पृथ्वी को काट लिया हूं बीच से। जैसे वाटरमेलन खाते हैं हम लोग, तो उससे दुकानदार काट देता है, निकालता है, तो वैसे ही हमने उसको क्या कर लिया है, निकाल लिया है। दो तरीके से हमने इसको विभाजित किया है। एक तो वो इसकी गहराई के आधार पर और उसमें पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर। दोस्तों मैं पहले बात करता हूं गहराई के आधार पर हमने कैसे इसको बांटा है। तो 0 से लेकर के 30 किलोमीटर की गहराई तक आपको जो भी परत पृथ्वी का मिलेगा उसे हम कहते हैं भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट। यही सबसे ऊपरी परत है। कई बार तो क्वेश्चन इसके ऊपरी परत से आया है दोस्तों कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद में आता है दूसरा परत दोस्तों मेंटल। ये मेंटल के भी दो परत होते हैं, हालांकि भूपर्पटी के भी दो परत होते हैं दोस्तों, लेकिन उसका कुछ नाम नहीं है, बस ये ऐसे ही ऊपरी भूपर्पटी तथा निचली भूपर्पटी। मेंटल के भी दो पार्ट हैं, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल। फिर उसके बाद में आता है सबसे निचला भाग, जिसे हम बोलते हैं क्रोड और हिंदी में कोर, अर्थात पृथ्वी का सबसे अंदर का भाग। इसे भी दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर। दोस्तों 0 से 30 किलोमीटर की गहराई तक आपको भूपर्पटी मिलेगी, जबकि 700 किलोमीटर तक, मतलब 30 किलोमीटर के बाद 700 किलोमीटर तक आपको ऊपरी मेंटल तथा 29 किलोमीटर तक निचली मेंटल मिलेगी। उसके बाद में है 5259 किलोमीटर बाह्य कोर तथा 6371 किलोमीटर आंतरिक कोर। दोस्तों देखते हैं कि ये जो लाइनिंग है, जो ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल को अलग करती उस लाइन को हम कहते क्या हैं। तो उसको बोलते हैं रेपटी और क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली रेखा क्या बोलते हैं, मोहोरोवेकिक असंबद्धता बोलते हैं। हिंदी में असंबद्धता दोस्तों, और अंग्रेजी में डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। आप लिख सकते हैं, मैं बाद में लिख दूंगा। तो क्वेश्चन सीधे आ सकता है कि भूपर्पटी तथा मेंटल को अलग करने वाली असंबद्धता को क्या कहते हैं। तो नाम होगा मोहोरोवेकिक असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। दूसरा क्या दोस्तों, मेंटल में भी दो पार्ट हैं, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल। ऊपरी तथा निचली मेंटल को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे रेपटी असंबद्धता या रेपटी डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद में आता है दोस्तों कोर तथा मेंटल के बीच में एक रेखा है, मतलब कोर तथा मेंटल को अलग करने वाली रेखा को बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता अर्थात गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। दोस्तों अंत में आता है कोर में भी खुद बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर, इन दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है उसे बोलते हैं लेहमैन
असंबद्धता या लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो उम्मीद करते हैं इसके बारे में आप जान गए होंगे। ये नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो दोस्तों भूपर्पट्टी का घनत्व जो है 2.5 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जबकि जैसे जैसे नीचे बढ़ते आएंगे पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाएगा और अंत में इस कोर का घनत्व देखिए हमने लिखा है यहाँ पर आने के बाद 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो अगर औसत की बात करें, दोनों का औसत निकाल करके देखें तो ये औसत का लगभग होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों यह हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना से कुछ सूक्ष्म जानकारी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका तापमान भी पृथ्वी के नीचे जाने पर बढ़ता है। मतलब ये देखा गया कि प्रति 32 मीटर की गहराई तक जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वृद्धि हो जाती है, परंतु यह जैसे जैसे नीचे जाएंगे यह बढ़ता जाएगा। कहीं पर 35 मिल जाएगा, कहीं पे 40 मिल जाएगा। इस तरीके से जाते जाते आपको लगभग यही निकाला गया कि 32 मीटर की गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। और दोस्तों आपको पता ही है आज भी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म है और नीचे इतनी गर्मी है, इतना तापमान है कि इसमें पाए जाने वाले तत्व गलित अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं और इसका तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पे कि कोर का तापमान लगभग कितना होता है दोस्तों 2700 डिग्री सेल्सियस। 2700 डिग्री सेल्सियस का मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा गर्मी है पृथ्वी के अंदर। यहाँ पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में होता है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी जो बनी है इसमें कौन कौन से तत्व, कौन कौन से धातु, कौन कौन से अधातु या उपधातु पाए जाते हैं। दोस्तों उसको पढ़ने के लिए हमने इस तरीके की पृथ्वी की संरचना बनाई है और सब में मेरे पास एक ही मार्कर है दोस्तों, ब्लैक वाला, इसीलिए मैंने कुछ अलग तरीके से उसको बनाया है ताकि आप अंतर कर पाए। जैसे यहाँ पर देखिए भूपर्पट्टी को मैंने पॉइंट कर दिया है, फिर उसके बाद में दूसरे परत को हमने क्या कर दिया है, लाइनिंग कर दिया सीधा, तीसरे परत को कुछ अलग चक्र की तरह बना दिया है और अंत में जो कोर है उसको मैंने सादा छोड़ दिया है। तो बात करते हैं सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी। वही भूपर्पट्टी के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा सियाल। सियाल क्यों कहा गया, क्योंकि भूपर्पट्टी के थोड़ा सा नीचे अर्थात भूपर्पट्टी ही कह सकते हैं। कौन से तत्व की प्रधानता होती है, तो सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। भूपर्पट्टी के थोड़ा सा नीचे वाला परत देख सकते हैं आप, ये वाला। फिर उसके बाद में सियाल के नीचे वाली परत को क्या कहते हैं, तो सियाल के नीचे वाली परत को सीमा बोलते हैं। सीमा, सी से दोस्तों होगा सिलिकॉन तथा मा से होगा दोस्तों मैग्नीशियम। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, देखिएगा सी से सिलिकॉन होता है Si, इसे बोलते हैं दोस्त सिलिकॉन, और Ma मतलब मैग्नीशियम Mg हो जाएगा, यह है मैग्नीशियम। लास्ट में आते हैं दोस्तों नीफे। नीफे मतलब Ni से निकिल और Fe से फेरम या आयरन, लोहा। अर्थात पृथ्वी के कोर में किस धातुओं की प्रधानता होती है, तो बताएंगे निकिल तथा लोहा का। लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जबकि निकिल कम मात्रा में पाया जाता है। ये तो हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उनमें उपस्थित अलग अलग धातुओं के या तत्वों के आधार पर और गहराई के आधार पर। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन सीधे पूछ देता है कि सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, भूपर्पट्टी ऑप्शन में नहीं देगा दोस्तों, दे देगा सियाल, सीमा, लीफे, उपरोक्त में कोई नहीं, तब तो दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा कि भूपर्पट्टी पढ़े और होता भी है भूपर्पट्टी, तो यहाँ पर हमारा जवाब होना चाहिए सियाल, अर्थात सिलिकॉन एल्यूमिनियम की प्रधानता जिस परत पर होती है उसे हम सियाल कहते हैं। अब देखिए
जितने भी महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, मतलब जो लैंड फॉर्म है, मतलब जो भूमि है वो किसकी बनी हुई है दोस्तों? सियाल की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सियाल की। लेकिन जब चट्टानों की बात आती है तो नीस तथा ग्रेनाइट की बनी हुई है। लेकिन जब चट्टान पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें नीस तथा ग्रेनाइट की बात हम लोग जरूर करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मैं क्वेश्चन पूछूं कि संपूर्ण पृथ्वी पर पाया जाने वाले सबसे अधिक कौन सा तत्व है, और ऑप्शन में दे दूं नाइट्रोजन, तो जरूर से जरूर ज्यादातर लोग नाइट्रोजन को टच कर देते हैं। उनको ये पता है कि 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन मित्रों 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ना कि तत्व। हम बात कर रहे हैं तत्व की, और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है 46%। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि यहां पर क्या लिखा है? क्रस्ट। क्रस्ट में सर्वाधिक किस तत्व की प्रधानता होती है? तो ऑक्सीजन। लेकिन यहीं पर घुमाकर क्वेश्चन पूछ दे कि किस धातु की प्रधानता होती है, तब वहां पर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ध्यान सुनिएगा, क्रस्ट की बात कर रहे हैं, संपूर्ण पृथ्वी की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं। संपूर्ण पृथ्वी भी आएगा तो मैंने लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ध्यान सुनिएगा, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाई जाती है। मैंने गैस की बात नहीं की, तत्व की बात कही है। यह है ओ, ऑक्सीजन। ओ से ऑक्सीजन 46.8% पाई जाती है। जबकि सिलिकॉन ये एक अर्धचालक का कार्य करता है, यह है 27.7%। एल्यूमिनियम धातु है, अब आप देख सकते हैं कि लोहा से भी ज्यादा पाया जा रहा है। एल्यूमिनियम 8.1% पाया जाता है। सभी वैल्यू प्रतिशत में है दोस्तों, मैंने एक बार लिख दिया है तो आप समझ जाइएगा। मतलब जब पृथ्वी के क्रस्ट की बात कही जाए तो पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक ऑक्सीजन तत्व पाई जाती है, जबकि एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। सर्वाधिक मात्रा में धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम, तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन। और देखिएगा अर्धचालक या उपधातु की बात करें तो हम बात कर देते हैं सिलिकॉन की। अब बात करते हैं संपूर्ण पृथ्वी की। समस्त पृथ्वी में कौन सी धातु या कौन से तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो संपूर्ण पृथ्वी की बात करें दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी में आयरन सबसे अधिक मात्रा में 35% पाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्रस्ट में भी देखिए 5% पाया जा रहा है, और कोर में तो केवल और केवल क्या है? आयरन ही है। नीफे हमने नाम दिया, निकल कम मात्रा में है, जबकि आयरन सर्वाधिक मात्रा में है। तो पूरे पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पूरे पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आयरन है, और ये कितना है? 35%। उसके बाद में नंबर आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन तत्व पूरे पृथ्वी पर 30% पाई जाती है, जबकि क्रस्ट में 46.8% पाई जाती है। दोनों में अंतर समझते रहिएगा। अब देखिएगा यहां पर सिलिकॉन तीसरे नंबर पर है। संपूर्ण पृथ्वी में सिलिकॉन 15%, जबकि मैग्नीशियम 13%, निकिल 2.4%। इसके अलावा सल्फर भी पाया जाता है दोस्तों, मैंने नहीं लिखा है, अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूं। सल्फर पूरे पृथ्वी में लगभग 1.9% पाया जाता है। सल्फर, S फॉर सल्फर। इस तरीके से हमने देख लिया कि पृथ्वी की रचना कैसे हुई है। अगर बात करें तो कक्षा 7 की अगर बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया है कि पृथ्वी आज भी बहुत गर्म है। जैसे आप अगर गोरसी ले लें, गोरसी जिसे हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं बोरसी, और उपली को बोलते हैं गोईठा। अब देखिए अगर आप उपली को जला देते हैं दोस्तों, और वो उपली का बहुत ज्यादा उपली है उस बोरसी में या गोरसी में, तो आप देखेंगे ऊपर वाला जैसे ही पार्ट ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर आप नीचे अगर जैसे ही अंदर डालते हैं हाथ या फिर लकड़ी से खोदते हैं तो आप उसमें यह देखेंगे कि उसमें अभी भी आग है। तो ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी में भी ऊपर से भले ही ठंडा है लेकिन नीचे से क्या है? बहुत आग है। ये कक्षा 7 में समझाया गया है। तो SCERT या NCERT की बुक बहुत ही अच्छी होती है बेसिक नॉलेज के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं थोड़ा सा ये पॉइंट की, भूपर्पटी। ये क्या है? महाद्वीपीय भूपटल नीस व ग्रेनाइट का बना होता है। जैसा कि अभी हमने बताया, ऐसे सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम कहेंगे, जबकि जब चट्टानों की बात कहेगी तो क्या कहेंगे हम लोग? नीस तथा ग्रेनाइट। चट्टान चैप्टर में नीस तथा ग्रेनाइट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जबकि महासागरीय भूपटल बेसाल्ट
चट्टानों का बना होता है। ये आपको याद रखना है। ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के मध्य कोनार्ड असंबद्धता है। अब देखिए हमने बताया था कि क्रस्ट में भी दो पार्ट होते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। अब ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कुछ तो मिलाता होगा, कोई एक लाइन होगा कि कौन ऊपरी है और कौन निचली। जैसे ये है, ये लाइन है ना, उसी तरीके से मैंने इसको पूरा का पूरा रंग दिया है ताकि आपको दिखाई दे, और उसमें वो दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, लेकिन मैंने चर्चा किया था। तो उसका नाम आपको याद रखना है दोस्तों, क्या है? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, और हिंदी में कोनार्ड असंबद्धता। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार ऊपरी मेंटल, इसका नाम दुर्बल मेंटल भी है। दुर्बलता मंडल मतलब एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो निचला भाग है दोस्तों, वो किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में, जबकि ऊपरी भाग प्लास्टी है। प्लास्टी मतलब थोड़ा सा आंशिक गलन के रूप में रहेगा, गलन अवस्था में है। तो मैंने यहाँ लिखा है, आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है भूकंपीय लहरों का वेग इस मंडल में कम होता है। तो याद रहे दोस्तों, हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं देना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को आपको नोट्स बना लेना है, मैं हट जाता हूं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।